हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कौर फौजदार। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में विविध तक हम पहुंच गए थे। हमने सेकंड चैप्टर जो है उसकी विविध के कुछ क्वेश्चन पहले कर देखे थे, एक दो क्वेश्चन, और मैं बाकी के क्वेश्चन करवाता हूं और आपके थोड़े से और डाउट रह गए तो उनको भी क्लियर करवा देता हूं आज की वीडियो में। और कल से यानी कि नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, रैखिक अवकल समीकरण। अब रैखिक तो तुम एक बार और पढ़ के आए हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन ये जो लीनियर होंगे वो अलग तरह के लीनियर होंगे, क्योंकि आप जो पढ़ के आए हो ना रैखिक, वो एक घात वाले थे, एक कोटि और एक घात वाले। अब घात तो एक ही रखेंगे हम और कोटि बढ़ा देंगे, मतलब 3 बार अवकलन भी हो रहा होगा, 4 बार भी हो रहा होगा, 5 बार भी हो रहा होगा, 6 बार भी हो रहा होगा, ऐसे। तो उनके लिए 2 चैप्टर हैं रैखिक अवकल समीकरण के लिए, एक तो तीसरा और एक छठवां, है ना। दोनों रैखिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, लेकिन उनका ऑर्डर, कहीं तुम ये सोचो लीनियर तो हम पढ़ाए सर, तो उनका ऑर्डर एक से ज़्यादा होगा उनके, जिसमें भी चैप्टर 3 में है कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले और चैप्टर 6 में है वेरिएबल कोफिशिएंट वाले, जैसे d2/dx², dq/dx3, d4/dx4। इनके कोफिशिएंट यदि कांस्टेंट आए तो चैप्टर 3, इनके कोफिशिएंट यदि वेरिएबल आए तो चैप्टर 6। दोनों हमने अलग अलग बांट रखे हैं जेपीएच की बुक में। बाकी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप एमडी राज सिंघानिया के भी क्वेश्चन कर रहे होंगे, और ये भी मैं उन बच्चों को बता दूं जो डाउट भेज रहे हैं या समझ कर रहे हैं, वो वैसे तो बहुत बधाई की बात रहे कि कम से कम वो अटेम्प्ट तो कर रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन वो आप एमडी राज सिंघानिया के भी क्वेश्चन कीजिए, उसमें थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और आपकी जेपीएच के 90% क्वेश्चन उसमें सॉल्व भी मिल जाएंगे। आप करके देखिए क्वेश्चन जेपीएच के सारे, यदि नहीं हो रहे तो आपका उसका सॉल्यूशन हो सकता है वहाँ मिलेगा। कोई 2-1 क्वेश्चन ही होंगे जिनका सॉल्यूशन आपको वहाँ नहीं मिलेगा, बाकी आपको सबका सॉल्यूशन वहाँ मिलने वाला है, ठीक है। और उसमें एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन उनको भी कीजिए, अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया। जेपीएच की जो बुक है वो आपको ये आइडिया नहीं देती ना यूनिवर्सिटी के अलावा कि ये क्वेश्चन कहाँ है भाई। इनमें यूनिवर्सिटीज़ तो लिखी हुई हैं कि ये बीकानेर यूनिवर्सिटी में आया, ये बिलासपुर यूनिवर्सिटी में आया, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया, ये इस ईयर में आया, लेकिन इसमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं लिखा हुआ कि कभी आईएएस में आया था क्या, कभी आरएएस में आया था क्या, कभी किसी और एग्जाम में आया था क्या, और नेट में आया, गेट में आया, तो वो सब इसमें एमडी राज सिंघानिया में आपको मिल रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा अंदर से देते हैं सहूलियत कि हाँ हम ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, नहीं तो हमारा ख्याल अलग रहता है ना कि ये एकेडमिक सिस्टम है, इसमें अलग क्वेश्चन आते हैं और जो हम तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव उसमें अलग क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए हम विविध के और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं चलो ये पूरी डिस्कस बहुत काफ़ी क्वेश्चन करवाने की सोचता हूँ आज। पहला क्वेश्चन हमने पहले करवा दिया, वहाँ 15वां क्वेश्चन था, शायद आपको ध्यान हो। अब ये सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा आपसे, सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है आपसे, ये आपसे सिर्फ कह रहा है निम्न अवकल समीकरणों हल कीजिए, आपको व्यापक बताना है। सिंगुलर सॉल्यूशन आप जब भी बताएंगे जब वो कहे, ठीक है, और साथ में आप बाह्य बिंदु पथ भी बता के आ जाना। बाह्य बिंदु पथ की कह देता है तो ठीक ही है, नहीं भी कहता है विचित्र हल ही कह देता है तो भी आप पी डिस्क्रिमिनेंट सी डिस्क्रिमिनेंट दोनों निकालोगे तो वहाँ लिखने में ही क्या जा रहा है फिर एक स्टेप में कि 2 बार आया है कि 3 बार आया है, कि जिससे हम अंदाजा लगाते हैं जो पी डिस्क्रिमिनेंट होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, ET² C के। पी डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्विवेलेंट होता है, ET² C के, और C डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, ये होता है EN² CQ के। तो आपको बस इनसे कंपैरिजन ही तो करनी है कि इसमें एक जो 3 बार आए, इसमें जो 1 बार आए वो कहलाता है कस्प लोकस और व्याघ्र बिंदु पथ। इस तरह से आपको ये टैग स्पर्श बिंदु पथ, जो इसमें तो आए 2 बार इसमें आए नहीं, जो इसमें 2 बार आए इसमें नहीं आए वो नोड लोकस है ना, और ये एनवेलप है मतलब विचित्र है, जो दोनों में एक एक घात में आता है वो होता है विचित्र। आपको बस ये करना है। तो यदि आपको सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं पूछता तो आप जनरल तक छोड़ के आइए, यदि सिंगुलर पूछता है तो फिर सब कुछ निकाल के आ जाइए, बाह्य बिंदु पथ भी, एस्ट्रानियस लोकस भी निकाल के आइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला जैसा मैं बता रहा हूँ कि मैंने करवा दिया, पहले हो रहा है आपके में। दूसरा बहुत सिंपल है, देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा थोड़ा सा इनमें बता देता हूँ आपको जितना भी मुझसे हो पाएगा। p² + px + py + xy = 0। सबसे पहले हम क्या अटेम्प्ट करके देखते हैं, सबसे पहले हम क्या अटेम्प्ट करके देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन p के लिए सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। तो p के लिए सॉल्व होने में फैक्टर होने चाहिए,
है ना। तो देखना यदि आप इसको और इसको साथ लें तो इनमें से p कॉमन, p प्लस वाई बनेगा, यहाँ p बचा यहाँ y बचा, और इसको और इसको साथ लें तो इन दोनों में से x कॉमन, यहाँ p प्लस वाई बचेगा, यहाँ p बचा और यहाँ y बचा, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से p प्लस वाई कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, p प्लस एक्स इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, एक बार तो इसे 0 कर दो, p प्लस वाई इक्वल टू 0, एक बार इसे 0 कर दो, p प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ आ गया dy dx इक्वल टू माइनस वाई, और यहाँ आ गया dy dx इक्वल टू एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गए, आप इसे सॉल्व कर लो, आप इसे सॉल्व कर लो। इसका क्या आएगा, dy अपॉन माइनस वाई इक्वल टू dx, माइनस को भले यहाँ रहने दो, और ये dy इक्वल टू एक्स dx। इसे सॉल्व करेंगे, इसका समाकलन लॉग वाई, इसका माइनस एक्स, एक कांस्टेंट हम धर्म का हटा दिया, ठीक है, और इसका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और एक कांस्टेंट धर्म का। कांस्टेंट सेम लगाते हैं दोनों में, क्योंकि इसकी डिग्री एक है, p आ रहा है ना बस, इसमें p की घातें ही तो आ रही हैं, सॉरी डिग्री ज़्यादा है, बस ऑर्डर तो एक ही है। जितना ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उतने ही उसके आंसर में क्या आते हैं, कांस्टेंट। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ c1 ले लें या c2 ले लें, तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएंगे इसमें, जो आपको कष्ट देंगे। इसलिए आपको एक ही लेना है दोनों में कांस्टेंट, ठीक है। फिर क्या बताया था मैंने, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके लिख देते हैं। तो ये क्या आएगा, इधर चला गया x प्लस लॉग वाई माइनस सी भी इधर आ गया, इनटू ये क्या हो गया, y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा और तरह से भी कर सकते थे यदि चाहते तो। आप यहाँ लॉग सी ले लेते कांस्टेंट की जगह, तो ये हो जाता y अपॉन सी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। पहले तो लॉग सी अपॉन वाई अपॉन सी होता, फिर लॉग हटाते तो ई टू द पावर माइनस एक्स, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाता सी ई टू द पावर माइनस एक्स। तो इस फैक्टर की जगह फिर ये आता है, तो इक्वल टू 0। मतलब जैसे भी लिखा मिले, यहाँ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बहुत तरह से लिखा जा सकता है, और एक दूसरे में सब कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप ये लिख के दे दें तो मैं इसको इसमें कन्वर्ट ना कर पाऊँ, कर दूंगा, और आप मुझे ये लिख के दे दें तो ऐसा नहीं होगा कि आप इसे इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाएँ, आप ही कर देंगे, ठीक है। वो अलग बात है कि आप पर हो नहीं पाए, आपके पास इंफॉर्मेशन कम हो, वो अलग चीज़ है, पर मैथमेटिकली हो जाएगा। हमसे नहीं हो रहा, वो अलग चीज़ होती है ना। ये चलिए अब हम बात करते हैं आगे। जैसा कि हमने देखा ये सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट हमने कर ही लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं थोड़ा सा स्पीड रखूंगा क्योंकि मुझे आज ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने। क्वेश्चन 3 आपकी डाउट में आया है, तो क्वेश्चन 3 देखो, पी स्क्वायर माइनस 2p कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये है। ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस रहा, खूब आया, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा गया। किस वजह से, बस कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वजह से, है ना। तो आप वैसे इसे यदि करते हैं तो आप p की वैल्यू निकालेंगे, यही तो करेंगे आप, p की वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, जिस तरह से करेंगे ये होता है। एक दूसरा तरीका भी इसका ये हो सकता है कि मैं वैसे भी कहता रहता हूँ कि साइन एक्स कॉस एक्स इनके फॉर्मूले होते हैं। जैसे साइन थीटा कर लो तो और अच्छा लगेगा, ई टू द पावर आयोटा थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा, ये तो साइन थीटा का होता है। और इसका ई टू द पावर बीच में प्लस लगा देते हैं और नीचे से आयोटा हटा देते हैं, ठीक है। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक थीटा और कॉस हाइपरबोलिक थीटा के भी फॉर्मूले होते हैं। इनमें आयोटा आता है, और जब हाइपरबोलिक लग जाता है तो आयोटा नहीं आता। तो इसका फॉर्मूला होता है ई की पावर थीटा माइनस ई टू पावर थीटा अपॉन 2, नीचे भी आयोटा नहीं आता, ये आयोटा भी हट जाता है। और इसका होता है ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। तो यहाँ 2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स आ रहा है ना, तो 2 कॉस हाइपरबोलिक थीटा का मान ये हो गया ना। तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट है उसे ऐसे लिखा जा सकता है ना, पी स्क्वायर माइनस पी, 2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स का मान मैं लिख सकता हूँ, जो यहाँ होता है वही यहाँ आता है। तो यहाँ x है तो यहाँ क्या आएगा, ई की पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 उसमें लग रहा है। यदि 2 लगाते हैं तो 2 से 2 कैंसिल है, ऐसे समझ लो, प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है।
अब पी स्क्वायर माइनस पी टू द पावर एक्स और ये माइनस पी टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर आसानी से हो जाएंगे, इन दोनों में से पी कॉमन आ रहा है, ले लो। यहाँ कितनी घात बची पी की, 1। यहाँ e टू द पावर एक्स, इनमें से मुझे यही फैक्टर यहाँ चाहिए, ये फैक्टर मुझे यहाँ चाहिए, तो एक तो p चाहिए, तो p तो यहाँ है, तो p कब बचेगा यहाँ कि सर जब माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि प्लस का p चाहिए, और e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, जब ही तो बचेगा। तो e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन लिया और ये माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा p, और यहाँ प्लस था और माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा माइनस। अब यहाँ है नहीं, यहाँ तो 1 ही है, तो कॉमन लेने का सीधा सीधा सा मतलब ही तो होता है गुणा और भाग करना। तो e टू द पावर माइनस एक्स का यहाँ गुणा हो रहा है, तो आप e टू द पावर माइनस एक्स का यहाँ भाग कर दो। तो e टू द पावर माइनस एक्स का भाग करना मतलब e टू द पावर एक्स का। और आपकी समझ में नहीं आए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 को e टू द पावर एक्स इंटू e टू द पावर माइनस एक्स, जिसमें से e टू द पावर माइनस एक्स तो कॉमन खींच लिया, क्या बच गया e टू द पावर एक्स बच गया इक्वल टू 0। अब दोनों में ये कॉमन फैक्टर्स ये सेम है, तो p e टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया, p माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करो, p का मान क्या होता है dy dx, तो इसको 0 करेंगे तो p इक्वल टू यहाँ से तो आएगा e टू द पावर एक्स और यहाँ से आएगा p इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स। तो दिस इम्प्लाइज एक बार तो dy dx का मान आपको रखना है e टू द पावर एक्स और एक बार आपको dy dx का मान रखना है e टू द पावर माइनस एक्स। तो इधर पहुंचा दो dy इक्वल टू e टू पावर एक्स dx और dy इक्वल टू e माइनस एक्स dx। इसका समाकलन y इक्वल टू इसका e की पावर x ही होता है और एक कांस्टेंट लगा दो c, यहाँ y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c। अतः फर्स्ट का व्यापक हल, मैंने बताया था जनरल सॉल्यूशन जब लिखते हैं, ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी इसका सॉल्यूशन है। जब हम इसका जनरल सॉल्यूशन चाहते हैं कि इसका व्यापक सॉल्यूशन क्या है, व्यापक मतलब जिसमें सब आ जाए, जनरल सॉल्यूशन क्या है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखा जाता है और वो भी एक साइड में लाके। तो इसको इधर ले आएंगे y, ये हो गया है, तो इनटू इसको भी सबको इधर लाके y माइनस e टू द पावर माइनस एक्स माइनस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सवाल रहा। अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या है, करा नहीं रहा, बस आपको बता रहा हूं कैसे होगा। क्वेश्चन 4 ऐसे लिख रहा है 4x p स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस a का होल स्क्वायर। तो p यहां से आ गया ना, रूट ले लो, प्लस माइनस 3x माइनस a स्क्वायर का रूट लेंगे तो ये आ जाएगा, अपॉन नीचे 2 का 4 का रूट 2 और इसका, और इसको लिख देंगे आप dy dx, p को वेरिएबल सेपरेट, dx की और x वाले टर्म, dy की और y वाले, dy इक्वल टू प्लस माइनस 3x माइनस a अपॉन 2 रूट x dx। रूट x का इसमें अलग भाग दे, तो इसमें अलग भाग दे, तो सीधे इंटीग्रेशन आएंगे, कर दो सॉल्व करके होल स्क्वायर और करना पड़ेगा इस प्लस माइनस को उठाने के लिए। क्योंकि देखो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, एक बार प्लस ले लो एक सॉल्यूशन आ जाएगा, एक बार माइनस ले लो दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो लास्ट में इसकी तरह, ये भी पॉसिबल है। और जब ये एक सी वैल्यू आती बस प्लस माइनस का अंतर होता है, p की एक सी वैल्यू आती बस प्लस माइनस का अंतर होता है, तो आप पूरे को सॉल्व किया करो और ऐसे जगह रखा करो प्लस माइनस को कि तुम लास्ट में होल स्क्वायर करो तो प्लस माइनस हट जाए, लास्ट में होल स्क्वायर। जैसे कहीं तुम इसमें c जोड़ोगे बाद में, तो यदि तुमने ये इधर रखा प्लस माइनस तो यहाँ इसका समाकलन y आएगा, और तुमने ये प्लस माइनस यहाँ रख लिया होता, ठीक है। तो यदि यहाँ रख रहे हैं तो फिर वो c उधर रखो, c मत रख देना यहाँ, क्योंकि जब तुम इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो प्लस माइनस नहीं हटेगा, बना रहेगा बरकरार। तो होल स्क्वायर करते हैं और प्लस माइनस उधर रखते हैं जिधर सिंगल टर्म होता है, जिससे वो होल स्क्वायर करके प्लस माइनस क्या हो जाए, प्लस ही हो जाए, है ना। होल स्क्वायर करते हैं तो प्लस प्लस भी प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। तो ऐसे मत कर देना, आपने प्लस माइनस यहाँ रखा है, ठीक है रख लो, पर यहाँ फिर सी मत लगाना, इधर समाकलन करने पे जो है उसमें सी मत लगाना, सी फिर इधर लगाना, क्योंकि कांस्टेंट को तो हम किधर भी लगा सकते हैं ना, तो इधर लगाना, मतलब प्लस माइनस की और सी मत लगाना, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत आसान है, इसी की तरह है। ऐसा मैंने क्वेश्चन तुम्हें करवाया भी है। तुम इसे टी इक्वल निकालोगे ना, तो जो नीचे है उसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर मिल जाएगा, जो नीचे बनेगा उसका एज इट इज डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाएगा। मतलब ये ऐसे सवाल हैं जो खुद बोल रहे हैं कि हम ऐसे होंगे, आप हमें ऐसे कीजिए, मत उठाइए इतना कष्ट। देखो ये लिख रहा है 4p² x, क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 3x² माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस ए बी का होल स्क्वायर। जाहिर सी बात है ये हम पे y तो इसमें है ही नहीं, तो y के लिए तो सॉल्व होगा नहीं। x के लिए करने की आप सोच सकते हो एक बार, जब तुम इसे x के लिए सॉल्व करोगे, तो x के लिए सॉल्व करोगे तो देखो x की यहाँ 3 घात आ रही है, यहाँ 4 घात आ रही है, तो x पॉसिबल नहीं है x के लिए सॉल्व करना, क्योंकि x के लिए सॉल्व करते हैं तो x बराबर यहाँ लिखना पड़ता है, यहाँ p और y का कोई फंक्शन आता है, फंक्शन ऑफ p और y। तो x निकालना जबकि x की 4 घात आ रही है बड़ा कठिन है ना। होल स्क्वायर होता है, हम तो तभी डर जाते हैं क्योंकि वहाँ भी प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ऐसे करना पड़ता है। तो यहाँ से x निकालना बड़ा कठिन है, तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है, y इसमें है नहीं जो y के लिए करते हैं, क्योंकि y के लिए करने पे y इक्वल टू लिखना पड़ता है फंक्शन ऑफ p और x। तो y इक्वल टू तो हो, पर y है ही नहीं उसमें, कहीं नहीं है y, बस p में आना है, dy/dx वो डेरिवेटिव में आया है, तो वो सेपरेट y थोड़ी है। तो आपको p के लिए करना पड़ेगा, तो p के लिए करेंगे तो इन सबको पहले तो नीचे विदा करो, और फिर यहाँ p² है तो रूट ले लो, हाँ दिक्कत है तो रूट लो। देखो इसका रूट लिया 3x² माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, और ये धर्म का कौन प्लस माइनस अपॉन नीचे 2, और ये रूट में x माइनस a और x माइनस b। अब तुम देखो नीचे वाले को t² मानो तो सही, ऊपर वाला तुरंत अवकलन आएगा उसका। देखो x क्यू है तो उसका अवकलन होता है 3x², माइनस में a प्लस बी इंटू x² आएगा, तो माइनस में a प्लस बी इंटू x² का 2x, और प्लस का a भी x आएगा उसका a भी। तो जैसे ही आप इसे t² मानोगे तो ये आएगा तुरंत इस 3x² माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, और यहाँ आएगा dx इक्वल टू 2t dt, तुरंत ये आएगा। और यहाँ अभी p को dy/dx लिख दिया होगा, तो ये dx कहाँ पहुँच गया होगा यहाँ, तो इसका मान क्या हो गया सीधा सीधा 2t dt अपॉन नीचे 2 भी तैयार है, और रूट में इसको क्या माना है तुमने t², तो रूट t² क्या होता है t, 2t से 2t कैंसिल, या प्लस माइनस चल ही रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया प्लस माइनस t, और c इधर लगाओ dy का आ गया y, और c लगाया यहाँ है ना। तो c प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस टी का मान कितना है, ये t² था, तो t का मान क्या है इसका रूट x माइनस a x माइनस b। अब कर दो होल स्क्वायर, क्योंकि रूट हटाना है प्लस माइनस हटाना है, तो c प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस a x माइनस b, ये इसका आंसर है। कहीं कोई कष्ट नहीं, बहुत आसान से क्वेश्चन है ये, और इनमें आपको कोई विचित्रल वगैरह थोड़ी निकालना है जो आप इतना कष्ट दे रहे हो, व्यापकल निकालना है। व्यापकल तो बहुत सरल होता है इनका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो, करके देखना, नहीं हो तो बताना। क्वेश्चन 7 है PQ माइनस x² प्लस xy प्लस y² इंटू p² प्लस xqy प्लस x² y² प्लस xyq इंटू p माइनस xqyq इक्वल टू 0। ये है, ये आपने डाउट में भेजा है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है डाउट के लायक, अच्छा लगा हमें। देखिए फिर वही बात समझा देता हूँ, आप इसे x के लिए सॉल्व करने की सोचेंगे नहीं, क्योंकि x की 3 घात आ रही है,
तो यहाँ से x इक्वल टू लिख पाना फंक्शन ऑफ y और p तो बड़ा कठिन है। आप इसे y के लिए सॉल्व करने की नहीं सोचेंगे, y की भी यहाँ 2 घात आ रही है, यहाँ 3 घात आ रही है, यहाँ 3 घात आ रही है, तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ xp लिख पाना बड़ा कठिन है इससे। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है p के लिए सॉल्व करना, 3 ही वेरिएबल है इसमें p x y। दूसरा हो सकता है ये लैग्रांज का है नहीं, क्लेरो का है नहीं, क्लेरो में रिड्यूस हो सकता है, बाई चांस हुआ तो एक और ऑप्शन आपके पास है। चलो हम इसे p के लिए सॉल्व करके देखते हैं, यदि हमसे होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक ही ऑप्शन बचेगा बस आपके पास, रिड्यूस करने वाला। और रिड्यूस हर डिफरेंशियल इक्वेशन होता नहीं है, तो ये भी जायज़ है कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व भी नहीं होता। बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सॉल्व नहीं हुआ आज तक, ठीक है, पर हम कोशिश करते हैं। जैसा इस सवाल को देख के लग रहा है कि ये और ये एक जैसे ही टर्म है, लगभग बड़े बड़े मतलब 3 टर्म वाले। और इसमें भी खास बात, यदि आप इसमें से एक्स वाई कॉमन ले, तो आ रहा है ना इसमें से एक्स वाई। अब ये थोड़ी है सर जी मुझे कैसे पता चलेगा एक्स वाई, अरे देखो ना करके, हम चाहते क्या है, इसको छोटे से छोटा मिनिमाइज करना। भाई इतना बड़ा हम कैसे संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पा रहे, तो इसको मिनिमाइज कर रहे हैं और इसमें देख रहे हैं कि यार इनमें से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, एक्स की 3 घात है, यहाँ एक्स की 2 घात है, यहाँ एक्स की 1 घात है, तो 1 घात कॉमन आ रही है, यहाँ बाई की 3 है, बाई की 2 है, बाई की 1 है, तो 1 घात कॉमन आ रही है। तो हमने एक्स वाई कॉमन खींचा इसमें से, एक्स वाई कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा एक्स वाई, और यहाँ क्या बचा वाई स्क्वायर। और ये पी चल ही रहा है, माइनस एक्स क्यू वाई क्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, और यहाँ पी क्यू, तो ये सेम आ गए ना। तो अब थोड़ा समय महसूस हुआ कि यार इनको कॉमन लिया जाए, सेम है तो पी क्यू, इन दोनों टर्मों को साथ लेने, तो इसे यहाँ ले आओ इसके पास, माइनस एक्स क्यू वाई क्यू, क्या कॉमन है इन दोनों में से, एक तो सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है, एक सर पी और कॉमन है, यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ पी है, पी कॉमन ले लो। माइनस में लेना चाहते हैं तो माइनस में ले लो, या माइनस रचेंगे, तो इसमें से ये गया माइनस गया, पी स्क्वायर में से पी गया, क्या बचा पी बचा, इसमें से ये गया पी गया, यहाँ क्या बचा एक्स वाई, और ये प्लस का था माइनस कॉमन ले रहे हो तो क्या बचेगा माइनस का एक्स वाई इक्वल टू 0। सही है, बिल्कुल सही है सर, समझ में आया हुआ यहाँ तक। तो अब इसे देखते ही मुझे महसूस हुआ कि यार इसके फैक्टर करो, क्योंकि आप जानते होंगे ए क्यू माइनस बी क्यू के क्या फैक्टर होते हैं सर, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। सर ये तो हमारे लिए कॉमन हो गया, शायद ये तो आपको याद ही होंगे। तो ये p का क्यू है, एक्स वाई का क्यू है, तो ए क्यू ए माइनस बी आ गया, वही उसी लिए कर रहे हैं हम फैक्टर। ए स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर, पी स्क्वायर, दोनों के गुणा प्लस साइन आता है, जब यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ तो सेम आता है, तो पी एक्स वाई, और फिर पीछे वाले का स्क्वायर तो एक्स वाई का स्क्वायर, और ये एज इट इज है माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज पी माइनस एक्स वाई कॉमन खींच लो, पी माइनस एक्स वाई खींचा हमने कॉमन, आ रहा है, तो यहां क्या बचा पी स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, एक उम्मीद पे ही मैं से कर रहा हूं, मुझे भी नहीं पता कि ऐसे ऐसे, मुझे लग रहा था यहाँ एक्स वाई कॉमन लो, फिर ये सेम सेम आए वो कॉमन लिया, फिर मुझे लगा पी माइनस एक्स वाई इसमें आ जाएगा, इसलिए समझ रहे, ऐसे ही आप नहीं पता होता शुरू में कि कैसे सवाल होगा, कॉन्फिडेंस आपको करवाता है ये सब कुछ। जब तुम ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, हर सवाल अपने हाथों से निकालोगे, तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा अंदर कि हाँ यार मैंने इतने सवाल किए हैं, हाँ यार मैंने ये भी किया होगा, जब मैंने सब किए हैं तो ये भी किया होगा। तुम 2-4 भी छोड़ देते हो तो तुम्हें बार बार ये शक सा होने लगता है, चाहे वो सवाल तुमने किया था पर तुम्हारे दिमाग में आ रही होती है यार जो मैंने छोड़े गए उनमें से तो नहीं है, यार जो मैंने छोड़ दिए उनमें से तो नहीं है। तो इस चीज़ को अपने अंदर से निकालो, थोड़ा सा अलग कीजिए इसे माइंड में से कि मुझे सवाल सब करने ही है, पहले तो ये सोचिए। ए टू जेड एमडी राय सिंघानिया है उसके भी कीजिए, जेपीएच है उसके कीजिए, जेपीएच के क्वेश्चन मैक्सिमम उसमें सॉल्व है, वहाँ से देख लीजिए नहीं हो रहे हैं। उसके बाद हम भी बैठे हैं, आप हमें भी बता सकते हैं, डाउट में भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, कैसे भी फ़ोन पे भी आराम से डिस्कस कर सकते हैं, सर ये प्रॉब्लम है, ये तरीका है, ये इंटीग्रेशन है, ये कैसे होगा, ये वो होगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं होता, आप किसी के पीछे पड़ जाओगे ना तो वो पक्का आप पे सॉल्व हो जाएगा।
एक दो सवाल यदि आपके रह भी रहे हैं तो उनको बिल्कुल अटेम्प्ट कर लीजिए। जिस दिन सर मिलेंगे, चाहे चलो तुमने डाउट में भेजे, नहीं भेजे गए आपको सॉल्यूशन, व्हाट्सएप पे भेजे, नहीं मिल पाया आपको सॉल्यूशन, फोन पे डिस्कस किया, सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, मतलब तुम्हें वो नहीं मिल पा रहा जो तुम्हें चाहिए, तो आप किसी दिन सीधे सर से जैसे ही मिलें तुरंत वहाँ कंप्लीट होना चाहिए, है ना। तो ऐसा एक दो ही तो हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बहुत से सवाल तो ऐसे होते हैं कि उनका तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाए, समझ में आ जाते हैं, होते हैं ना। क्योंकि वो बहुत से ऐसे होते हैं तो मैं माइनर सी मिस्टेक हो रही होती है, वो मिस्टेक मिल जाए तो सॉल्व हो जाता है, तो उनके लिए बुक काम कर जाती है। जैसे आप MD राय सिंघानिया हो तो उसमें मैक्सिमम सॉल्व है, तुरंत वहाँ से देख लिया, अरे यार ये मिस्टेक है। खुद प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं ना, बुक की हेल्प से खुद ही मानी जाती है, बुक की हेल्प भी खुद ही मानी जाती है कि हम नहीं किए, क्योंकि उसमें ढूंढना, करना, देखना बहुत मेहनत है। एक सीधे जब किसी और से करवा लेते हैं तो जो हम खुद सॉर्ट आउट करते हैं वो हमें एक तो ध्यान रहती है और हमें ज्ञान दे के जाती है कि ऐसे करते हैं, तुमने ये गलती की थी, समझ रहे हैं। आप कोशिश किया करो मैक्सिमम कि तुम्हें पीछे पढ़ना है, कि नहीं हो रहा, अलग कोई बुरा नहीं होता। बहुत स्टूडेंट हैं जिन पर सवाल नहीं होते, हर एक स्टूडेंट या कोई ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो सब सवालों को कर देता होगा, है ना। तो इसमें बिल्कुल आप टेंशन ना लें कि सवाल नहीं हो रहे तो कोई कष्ट नहीं। आप उनको फिर भी नहीं कर रहे, उसके बाद भी उनका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, नाम से पूछ रहे, ना कहीं देख रहे, ना कुछ, ठीक है रह गया तो रह गया, तो आप जाहिर सी बात है आप अपने दिमाग में कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा दोगे किसी न किसी दिन। क्योंकि जब आप पे अच्छा सा सवाल आपके हाथ लगे ना, ठीक है नॉर्मल सा आ गया शायद आप कर जाओ, लेकिन जब अच्छा सा सवाल आपको दे दिया ना, चाहे आपने वो किया चाहे नहीं किया, वो जो चीज़ जो आप छोड़ के आए हो वो आपको दिमाग में देती रही, यार ये वो हो सकता है भाई। एक दो बार में फैक्टर वैक्टर जैसे फैक्टर करने हैं, मान लो यहीं से फैक्टर करना छोटा सा टास्क मान लेते हैं, फैक्टर हो गए तो ठीक ही है, नहीं हुए तो तुम्हें क्या लगेगा, यार जो छोड़ दिए मेरे में तो बनाए, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए आप सवाल को इस तरह से करें। मैं बार बार कहता भी हूँ कि यहाँ जब ये टीचर को सवाल मिलता है तो एग्जैक्ट तो उन्हें भी पता नहीं होता कि कैसे होगा क्या होगा, बस एक पहला तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कॉन्फिडेंस, जो उन्हें ऊपर ले जाता है कि वो समझते हैं, उनके अंदर होती है चीज़ कि मैं हर साल कराता हूँ उसे, एक साल में 3-3 4-4 बार कराता हूँ, और मैं हर बच्चों को बहुत सारे डाउट होते हैं उनको सॉल्व करता हूँ, और मैंने ये सब कुछ किया हुआ है, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ, मैं इसका मेथड जानता हूँ, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगा, फैक्टर हो गए तो आगे क्या होगा। तो उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, तब उनको बस टास्क रह जाता है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ से आगे यदि फैक्टर हो गए तो मुझे क्या करना है, किसके लिए सॉल्व करना है, किसके लिए कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब मेथड उनके क्लियर है, उन पर इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूला आते हैं, उन पर इंटीग्रेशन आता है, तो वो कॉन्फिडेंस उन्हें उन सवाल को करवा जाता है कि ठीक है, वो करते चले जाते हैं, हो जाता है सवाल, समझ रहे हैं। तो ये आपके अंदर आएगा तभी जब मेहनत करेंगे, मेरे कहने से नहीं आएगा, किसी और के कहने से नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड में ये कहना चाहूँगा, जैसे मैं इस छोटे से शहर बरतुर की बात करता हूँ, और हमारे जो बच्चे धौलपुर से हैं, डेग, बयाना, हिंडौन, करौली के हैं, उनसे भी, कि वैसे तो मुझे पता नहीं चल पाती शायद, अब इस कोरोना काल में यूट्यूब पर कुछ जैसे वीडियोज़ में देख लेता हूँ तो मुझे थोड़ा सा पता चल रही है कि हमारी लैंग्वेज काफ़ी ख़राब है। जैसे ये पेपर है, इसमें तो चलो लैंग्वेज नहीं है, बाकी जैसे रियल है कहीं चल रही है तो अलग तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, अलग तरह की हम अपनी भावना बना रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो प्लीज़ मैं ये नहीं कह रहा, पर ये मेरे हमेशा आपसे एडवाइस है कि आप एक तो सबसे पहले फर्स्ट, चाहे किताब में से पढ़ लेना, गलत जगह नहीं पढ़ना होता, गलत जगह नहीं पढ़ें। लैंग्वेज मैथ की फर्स्ट ऑफ ऑल है, रियल में आप पूरी थ्योरम करके आ जाना और सब सवाल करे आना। यदि आपकी लैंग्वेज ख़राब हुई ना, और एक बंदा जो 8 क्वेश्चन करके आया है पीछे के, चलो जिस तरह से 10 पहले 10 आते थे, 10 में से 8, उस हिसाब से 80% यदि पोर्सन करके आया है, मैं ये कह रहा हूँ 80% यदि करके आया और उसकी लैंग्वेज सही है तो उसके मार्क्स आपसे ज़्यादा आएंगे। क्योंकि जो 2-3 पेपर हैं, कॉम्प्लेक्स, रियल, अलजेब्रा, और हम फर्स्ट ईयर में बात करते हैं डिस्क्रीट, उसमें भी 2-3 यूनिट हैं लिखने की, प्योर मैथमेटिक्स की, तो इन सब में लैंग्वेज का बड़ा महत्व है। डिफरेंशियल कैलकुलस ठीक है, आप सवाल होते हैं आप कहीं भी सीख लीजिए, इसमें क्वेश्चन होते हैं आप कहीं भी सीख लीजिए। तो थोड़ा सा मेरा मानना ये है, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत से अच्छे टीचर हैं, आप हाँ आराम से पढ़िए, बस इतना सा मेरा कहना है कि आप थोड़ा सा क्वालिटी को ज़रूर पहचान जाएं, समझ रहे हैं। ये मेरी आपसे
हम्बली रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है, मुझे बहुत दुख होता है उन वीडियोज़ को देख कर के ये बच्चों के भविष्य का क्या हुआ। टीचर्स का तो मैं नहीं सोचता, लेकिन क्योंकि टीचर्स का तो बन गया, वो वहाँ खड़े हो गए तो उनका तो भविष्य बन ही गया लगभग, लेकिन जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनके भविष्य का क्या होगा। बहुत थोड़ी सी अस्पष्टता मेरे दिमाग में आई है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए इस चीज़ को। गलत जगह पढ़ना सबसे ज़्यादा घातक होता है, नहीं पढ़ने से भी। अच्छा पैटर्न आप सीखेंगे ना तो वो आपको आजीवन काम देगा, हर सवाल में अटेम्प्ट होगा। और जब तुम एक गलत मेथड सीख के जाते हो ना कहीं, मतलब ऐसे कह सकता हूँ मैं कि लोगों की जो थिंकिंग है वो इस तरह से है जैसे 11th-12th में होती है ना कि ये सवाल है, ये सवाल किन किन सूत्रों से होंगे, तो उन सूत्रों को सर जी लिखा देते हैं वहाँ। जैसे कोई एक्सरसाइज में 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन 3 फॉर्मूले से हो रहे हैं, तो सर जी 3 फॉर्मूलों को लिखाएंगे, समझा देंगे लाला ये फॉर्मूले, 13 के 13 क्वेश्चन उन फॉर्मूले से हो जाएंगे। बाकी 14वां क्वेश्चन उस स्टूडेंट से भी नहीं होना और ना उन सूत्रों से होना। समझ रहे हैं आप। ऐसा ही थोड़ा सा बीएससी का क्राइटेरिया किया जा रहा है, आपको फिक्स पहले चैप्टर वैप्टर के ये चैप्टर है, ये ऐसे नहीं है इनफ, नहीं है जेपीएच इनफ, नहीं है जेपीएच के चैप्टर फिक्स जो आप ऐसे बच्चों को फील करा देते हो कि चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट बता दीजिए, आइडिया दीजिए, पर उनको इस तरह से बाउंडेड मत कीजिए कि ये ही सब कुछ है जेपीएच। समझ रहे हैं, मतलब इस तरह से बाउंडेडनेस मत दीजिए कि ये कोई यूनिवर्सिटी ने छाप के दी हो ये बुक। यूनिवर्सिटी ने नहीं बनाई, यूनिवर्सिटी ने नए नए रिकमेंड करती है। यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नीचे रेफरेंस बुक होती है, आप कभी भी देखना इनमें से एक भी बुक हो तो उसमें रेफरेंस बुक, जैसे आप रियल की देखेंगे तो रियल की अलग होगी रेफरेंस बुक, रियल एनालिसिस रेफरेंस बुक फलाना फलाना। डिफरेंशियल इक्वेशन की देखेंगे अलग होगी जिसमें एमडी राय सिंघानिया है। तो रेफरेंस बुक जब आप देखेंगे उनमें भी नहीं है। रेफरेंस बुक मतलब वो बताते हैं कि हमारा ये सिलेबस इन बुक में मिल जाएगा। समझ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी तो कोई बुक छापती नहीं है, यूनिवर्सिटी कोई सिलेबस डिसाइड करती है, बस चैप्टर डिसाइड नहीं करती। ठीक है, तो आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल चलो ये तो हो भी जाए, एक तो व्यापक तरीका सीखिए हर चीज़ का। मैं जो अभी कह रहा था कि 13 क्वेश्चन है उनको ही कर 14 बार नहीं होगा उन फॉर्मूले, क्योंकि वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपको व्यापक जनरल नहीं बताया जा रहा ना। आपको कोई चीज़ जनरल बताई जाए कि ये ऐसा होता है तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिलेगा, आप करने का प्रयास उसे तुरंत करने लग जाओगे, क्योंकि आप व्यापक तरीका जानते हो। और मैं इसी क्वेश्चन को करने का आपको पर्टिकुलर मेथड बताऊं तो क्या अगला क्वेश्चन इसी मेथड से हो जाएगा? नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो किसी चीज़ का पर्टिकुलर स्पेशल टाइप ना ढूंढ करके आप व्यापक पे जाइए। और ये तो फिर भी चलो ठीक है, मैंने रियल अलजेब्रा की कुछ थ्योरम्स देखता हूँ, उनके प्रूफ्स, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, मुझे पहले नहीं पता थी और ना मैंने ऐसा कभी बोला, कभी स्टूडेंट से, ना बैच में, ना कभी। अब मुझे तो थोड़ा सा तुम्हारे कैरियर की चिंता है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की कैरियर की चिंता है, तो इसलिए मैं आपसे बस इतनी सी बात शेयर कर रहा हूँ कि लगभग एक थ्योरम में कम से कम 5 से 6 गलतियाँ हैं। हर थ्योरम में 5 से 6 गलतियाँ हैं। अब 5 से 6 गलतियाँ, तुम एक बात बताओ, जब आपकी कॉपी में जा रही हैं तो आप कितनी करके आओगे वहाँ? आप ये तो जानते होंगे, जब आपकी किताब में, मैं तो ये नहीं कहता चलो नोट्स छोड़ो, आपकी जो बुक है उसे बुक मान लो, बुक में से आप कोई थ्योरम याद करके कहे, उसको मान लेते हैं चलो 100% सही करेक्ट, जबकि गलती तो इन बुक में भी है, इन बुक्स में भी गलती है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ। तो जो 100% सही है, जब तुम आप उसे करके आते हो तब भी तो आपको गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, उसी पे तो आपको मार्क्स कटते हैं, 3 या 4 मार्क्स, जो भी आपको 1-2 गलती 3-4 गलती आप पे हो ही जाती है हर क्वेश्चन में। थ्योरम्स में पर्टिकुलर क्वेश्चन में गलतियाँ कोई मानी नहीं रखती कि एक आध स्टेप मान लो कोई छोड़ जाता है या कोई जल्दी सॉल्व कर देता है, तो क्योंकि इनमें कर भी नहीं सकता ना, ये तो इससे ये आया, इससे ये आया, थ्योरम तो तुम रट के जाते हो। बहुत कम होते हैं जो समझ के जाते हैं, समझने में भी थोड़ा थोड़ा रट के जाते हो, तो वो तो सीधी होती है। इस बात के बाद ये बात आएगी, ये या तो आप समझ के आए हो तब लिख पाओगे ढंग से अच्छी तरह, है ना, या आपको लॉजिक पता हो, या आप उन तरह के प्रूफ आपने बहुत सारे देखे हो तब आप लिख पाओगे। लेकिन आप रट के गए, समझ के नहीं गए, आपको नहीं पता इससे क्या है, तो आप जब इससे ये लैंग्वेज लिखोगे ना तो आप पे मिस्टेक होगी, ऑब्वियस सी बात है। आपको नहीं पता इससे ये क्यों आई, कैसे आई है, तो आपको तो बस ये ले पता था यहाँ ये लाइन लिख रही थी नोट्स में और इसके बाद ये लिख रही थी, मुझे ये लिखनी है फिर ये लिखनी है, तो आप उसमें की जगह कहाँ कर दोगे, मैं की जगह पर कर दोगे, इतनी मिस्टेक आप कर दोगे, ऑब्वियस सी बात है।
तो जब आप 3-4 गलती एक्स्ट्रा कर देते हो और जब 5-6 गलती आपकी ऑब्वियस किताब में होंगी, नोट्स में होंगी, सबसे पहली बात तो आप उनसे ज़्यादा करके आओगे। और जब वो गलती होंगी तो जो समझने वाले स्टूडेंट हैं, जो उन्हें याद करने वाले हैं, जो यहाँ से यहाँ देखते हैं कि यहाँ से यहाँ कैसे आई, जब यहाँ गलती होगी तो वो कैसे ला पाएंगे इस लाइन को। इस लाइन में गलती हो और मैं इससे ये ला रहा हूँ तो ये कैसे ला पाएंगे वो, यदि वो समझने वाला है तो। रटने वाला है तो वो तो ठीक है, इसको गलत लिख के इसे सही लिख देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे इसे कैसे ला पाएगा यदि वो समझने वाला है तो। वो तो मान लो यहाँ प्लस हो जाता तो मैं इसका ये फैक्टर लिख देता, नहीं लिखता, कि मैं तो जानता है यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा फैक्टर में। तो आप उन चीज़ों को फील कीजिए और थोड़ा सा गलत जगह जाने से बचो। बस 2 शब्दों में बात खत्म करता हूँ। चलिए ठीक है, इसके फैक्टर हो गए। हाँ, मैंने p माइनस एक्स वाई दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ तो ये बच गया माइनस p, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पी एक्स वाई प्लस का आ रहा है, यहाँ माइनस पी एक्स वाई, तो ये दोनों ये तो ये इससे तो कैंसिल। और अब ये देखो कितना अच्छा रूप बना, p माइनस एक्स वाई, यहाँ पी स्क्वायर और यहाँ माइनस पी वाई स्क्वायर। इन दोनों को तो मैं पास पास ले आता हूँ, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन है इसलिए इस पास पास रख लिया और ये बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो एज इट इज चल ही रहा है p माइनस एक्स वाई। अब क्या किया, इन दोनों में से p कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा p माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन। अब तुम्हें p, यहाँ p बचा लेकिन तुम्हें p प्लस का चाहिए तो उसमें से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लो, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ क्या बचा p और यहाँ प्लस है, माइनस कॉमन ले लो तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इससे p माइनस एक्स वाई, अब इन दोनों में से p माइनस वाई स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ क्या बचा p और यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपके पास 3 फैक्टर आ गए, एक तो p इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक p इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक आ गया p इक्वल टू एक्स वाई। p का मान डिवाइड एक्स रखो, तीनों को सॉल्व करो, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, एज इट इज तीनों फैक्टर जो आएंगे उन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर देना है, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, तीनों में c यूज करना है और उनका मल्टीप्लीकेशन करके आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फैक्टर्स की वजह से इंपॉर्टेंट हो गया था कि आप इसे किस तरह मेंटेन करते हो। इतने बड़े सवाल को आप सीधे सबका मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, चलो पहले मैं सबका गुणा कर देता हूँ, p का कर देता हूँ, p स्क्वायर का कर देता हूँ, फिर उन टर्मों को संभालना हमारे बस की बात नहीं होगी। तो उनको इस तरह से मैनेज करना है कि ज़्यादा वो बिखेरने भी नहीं और फैक्टर्स भी कर देने। इतने अच्छे फैक्टर्स, उम्मीद भी नहीं थी सवाल को देख के कि इसके ऐसे फैक्टर होंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है पर पता नहीं क्यों नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 ये नहीं था इस लायक, पूछ लायक। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर पी क्यू प्लस बी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस बी एक्स इक्वल टू 0। देखिए इसमें सीधे क्लियर पता चल रही है कि ये तो कॉमन आ ही रहा है, पी की यहाँ 3 घात हैं, 2 घात है तो 2 घात कॉमन आ रही है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी की 2 घात। फिर वही बात, कहीं जो सर जी तुम्हें कैसे पता चल रहा है फैक्टर कर रहे हैं, मैं इसे p के लिए सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए मुझे पता चल रहा है फैक्टर कर रहे हैं। अब तुम्हें ये कैसे पता चल रहा है कि p के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे पता चल रहा है कि इसमें x की 2 घात है और यहाँ 3 घात है, तो इसलिए इसमें x के लिए सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मुझे x बराबर लिखना है, तो यहाँ से x निकालना बहुत कठिन है ना। बाई इसमें है नहीं जो बाई के लिए सॉल्व कर दूँ, ऑप्शन ही खत्म हो गया, तो p के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस ये कॉमन लिया हमने, तो यहाँ क्या बचा p, यहाँ से पी स्क्वायर गया, ये गया, ये क्या बचा बी एक्स, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अपने आप बच गया p प्लस बी एक्स। अब इन दोनों में से p प्लस बी एक्स कॉमन ले लो, तो p प्लस बी एक्स कॉमन, यहाँ से तो गया ही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर और यहाँ बच गया -1 इक्वल टू 0। एक बार ऐसे 0 कर दो p इक्वल टू माइनस वी एक्स, एक बार ऐसे 0 कर दो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू 1। p का मान डिवाइड एक्स होता है तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वी एक्स, और यहाँ से p निकालोगे ये इधर चला जाएगा तो p इक्वल टू डी वाई डी एक्स जो होता है
पी स्क्वायर था ना, तो पहले पी स्क्वायर क्या आएगा 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो पी स्क्वायर आएगा, रूट पीछे लगाएंगे, फिर रूट लेंगे जब पी आएगा यहाँ, तो यहाँ रूट लग जाएगा, और 1 का रूट 1 होता है और प्लस माइनस धर्म का रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं मैथ में, ठीक है। यहाँ से वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, डी एक्स के पास एक्स एक्स का रह जाएगा, तो डी वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स डी एक्स, यहाँ से भी हो रहे हैं, ये एक्स एक्स का फंक्शन है तो डी एक्स को पहुँचा दो उधर, डी वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, इस प्लस माइनस को यहाँ करते हैं, कोई कष्ट आपको, चलो यहीं रहने दो, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन y इक्वल टू माइनस वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी इसका, और इसका इंटीग्रेशन y इक्वल टू प्लस माइनस साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। सी को उधर पहुंचा दो, तो ये तो हो ही गया, फैक्टर बन गया बाई माइनस इधर ही आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस सी इक्वल टू 0, एक फैक्टर तो ये आ गया, एक फैक्टर यहाँ से आप एज इट इज लिखें तो लिख लो, लेकिन आपको पता है ए प्लस माइनस में है, तो ये दो फैक्टर हैं, अकेले कितने फैक्टर हैं 2, तो आप ये चीज़ समझ लो कि जब ये 2 फैक्टर हैं तो जो आपका जनरल सॉल्यूशन आना है तो 2 फैक्टर ये और एक फैक्टर ये, 3 फैक्टर आने थे, मतलब इसकी 2 घात आनी थी, बाई 2 बार आएगा, तो आप क्यों ना इससे होल स्क्वायर करके लिखिए, इससे प्लस माइनस हट भी जाए। भाई आपका टास्क यही तो है कि ये 2 किस वजह से, प्लस माइनस की वजह से, तो आप इसे 2 करिए और शॉर्ट तरीके में करिए। तो शॉर्ट तरीका होता है कि आप प्लस माइनस वाले टर्म को वहीं छोड़ो और होल स्क्वायर करो, ठीक है। देखो c उधर चला जाएगा पहले तो y माइनस सी, और साइन इनवर्स तुम्हें पता होगा, साइन इनवर्स यहाँ प्लस माइनस को यहाँ बुला लेता है ना, क्योंकि या तो आप यहाँ माइनस देते हो तो साइन इनवर्स माइनस को बाहर भेज देता है, और प्लस होता है तो ठीक है। ये कॉस इनवर्स थोड़ी है जो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर दोगे आप इसे, कॉस में तो होता भी है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। साइन का तो सीधा है, साइन इनवर्स एक्स है वो तो ठीक ही है, लेकिन यदि माइनस है तो माइनस आगे दे देता है। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि यहाँ प्लस माइनस लग रहा है उनको यहाँ लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ प्लस हुआ तो ठीक है, प्लस आएगा ही आएगा, यहाँ माइनस हुआ तो ये माइनस आ जाएगा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल टू साइन इनवर्स प्लस माइनस एक्स अपॉन ए। अब साइन इनवर्स को इधर ले आऊंगा, साइन बाई माइनस सी इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस माइनस में, क्योंकि जब से मुझे साइन इनवर्स स्क्वायर नहीं करने दे रहा था, और मैं यदि यहाँ स्क्वायर करता सीधा तो ये हटता भी नहीं, प्लस माइनस हटता भी नहीं, अब हट जाएगा। अब स्क्वायर कर दो तो यहाँ तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई माइनस सी, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक फैक्टर ये एक फैक्टर ये, तो क्या आ गया फर्स्ट का व्यापक हल, अतः फर्स्ट का व्यापक हल। आप ये दिखा देना भले ही प्लस माइनस चूंकि, तो फर्स्ट का व्यापक हल एक तो ये फैक्टर लिख दिया बाई प्लस वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस सी, एक ये फैक्टर लिख दिया साइन स्क्वायर बाई माइनस सी, और इधर ले आओ इसे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट्स क्लियर, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कष्ट था नहीं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन 8 रहा। 9 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन बहुत अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है 10 क्वेश्चन, पता नहीं क्यों। 2y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब इसलिए लगता है कि इसकी शकल का कोई मैच नहीं करता, और पूरा चैप्टर आपने पढ़ा होगा, ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा। इतना ऐसे बस ऊपर ही ऊपर पावर, कोई साइन नहीं, कोई कॉस नहीं, कहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं, एक्स में पी का नहीं, पी में एक्स का नहीं, बाई में एक्स का नहीं, किसी का किसी में नहीं, अलग अलग सेपरेट टर्म, बाई का, एक्स का, पी का, कॉन्स्टेंट। अच्छा क्वेश्चन, देखने में भी अच्छा लग रहा है ना, लेकिन रुला देगा आपको, इम्पोर्टेंट भी है, समझने का है, मेन चीज़ ये है। इम्पोर्टेंट मीन्स मेरा यहाँ ये होता है, मैं ये इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं कि ये ब्रज यूनिवर्सिटी में आ जाएगा, राजस्थान में आ जाएगा वो तो है ही, लेकिन
आ जाएगा ना जब 80% स्टूडेंट पे होगा भी नहीं, ये और दावा है। इसलिए इम्पोर्टेंट, दो तरह के इम्पोर्टेंट, एक तो पेपर में ही आते हैं, पेपर्स में एग्जाम में आते हैं वो इम्पोर्टेंट, एक वो जो आ गए तो होंगे नहीं वो इम्पोर्टेंट। समझ रहे? मैं दूसरे वाले को ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ, क्योंकि यदि आप जनरल मेथड पढ़ के हैं तो आप जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे उनको तो वहाँ कर ही दोगे। ऐसे क्वेश्चन जो नहीं हो पा रहे यहाँ पे, तो वहाँ तो बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत टाइम कमी होती है। आप मान लो ये बीच में है आपका कोई 6वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, तो आप पर नहीं हुआ तो ये आप पहले तो इसे छोड़ के जाओगे ही अगले पर बीच बीच में जब अगले को भी कर रहे होंगे तब भी ये टेंशन दे रहा होगा कि यार मेरा वो तो हुआ ही नहीं, कि यार मेरा वो तो हुआ नहीं। फिर तुम 6वां करके वापस 5 इस पर जाओगे, 5वें पे, फिर देखोगे यार, 2 मिनट कोशिश करोगे, यार ये नहीं हो रहा, चल तू यार अगले कर पहले, फिर अगले को करेंगे, बार बार ये घूमता ही रहेगा। उन बच्चों को जिनको टेंशन है मार्क्स की, जिनको लगता है कि मैं 40 में से 40 लाऊंगा इस पेपर में, उनके लिए। बाकी जिनको पता ही है जो 18-20 ला रहे हैं तो उनको लिए तो जो हो जाए वो बहुत बड़ी मेहरबानी होती है। बाकी सब टेंशन ही चलती रही होती है कि ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, यार होगा कौन सा पता नहीं, पहला भी नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ, तीसरा हो गया, चलो इस खुशी है। ठीक है, चलिए भाई के लिए कर दें, कहीं कोई दिक्कत? भाई की एक घात है, मैंने बताया था भाई के लिए। एक्स के लिए क्यों नहीं कर रहे इसे? एक्स की एक घात नहीं है, इसमें 2 है। एक्स के लिए करना कठिन है ना, बाई के लिए करना सरल है, बाई की एक ही घात है, पी की भी 2 घात है। तो ऐसे लिख भी रहा है और कर भी दें हम सीधे। तो क्या करते हैं बाई के लिए सॉल्व करने में? बाई बराबर लिखते हैं, तो पहले से लिख रहा है बाई बराबर, इधर है एक्स और पी यही। तो क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन, आंशिक नहीं अवकलन करना। ठीक है, तो 2y का 2d/dx इक्वल टू a स्क्वायर का 0, x स्क्वायर का 2x, इसका 2p और फिर p का dp/dx। 2 कैंसिल, इसको क्या लिखोगे आप? p इक्वल टू x प्लस p dp/dx। अब मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है इसे देख के, शायद वो ख्याल खराब हो पर आ रहा है कि लीनियर बन जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x की भी एक घात है, p की भी घात तो एक ही है, क्या लीनियर है? यदि आप इसे p में लीनियर समझ रहे हैं तो आपकी गलती है, क्योंकि मैंने लीनियर में लिखाया था कि कहीं भी डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। मुझे y इंटू dy/dx उसमें नहीं चाहिए था, यदि ये मिलता है तो तुरंत मैं मना कर देता था, ये लीनियर नहीं है। इसमें आ रहा है p इंटू dp/dx, देखो तो पक्का पता चल गया p में तो लीनियर है नहीं। समझ रहे हैं आप? p में तो लीनियर नहीं है, घात वाली एक एक दिख रही है आपको p की, लेकिन इस p इंटू dp/dx की वजह से लीनियर नहीं है। डेरिवेटिव का गुणा उस वेरिएबल में हो गया। कौन से डेरिवेटिव? डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव डिपेंडेंट में ही हो गया। x में हो रहा होता तो मान लेते, सोचते। ठीक है, अच्छा अब मेरे दिमाग में आता है कि यार x में हो जाए लीनियर, तो x में करके देख लेते हैं। तो x में dx आपको ऊपर करना पड़ेगा, वहाँ कर लेते हैं साइड में ना, यहाँ नहीं बना रहे। तो एक बार तो ये पहले इधर जाएगा p माइनस एक्स अपॉन पी, ये dp/dx होगा। तो dx dp क्या हो जाएगा? dx dp उल्टा p अपॉन पी माइनस एक्स। आप देख लो x नीचे चला गया, नहीं है लीनियर। x में भी ये लीनियर नहीं है, क्योंकि अभी मैं इसको यहाँ पहुँचा दूंगा। ऐसे तो यहीं से पता चल रहा है x की एक घात नहीं आई, एक घात थोड़ी है x की, नीचे है एक घात, है ना, ये तो इन्फिनिटी घात देगा x की। इसका प्रसार करोगे p माइनस एक्स का इनवर्स, तो कितनी आता है? इनवर्स पावर खोलते हो तो कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी टर्म तक। या फिर ऐसे समझ लो p माइनस एक्स को आप यहाँ भेजोगे ना मल्टीप्लीकेशन में, तो x का गुणा हो तो गया dx dp से, तो x में भी लीनियर नहीं है। लग रहा था लीनियर लेकिन है नहीं, तो ख्याल बेकार था, ये आना नहीं चाहिए था, ऐसा ख्याल है। चलो आया, अच्छी बात है। देखो अब ये लीनियर रहा नहीं, वेरिएबल सेपरेट इसमें हो नहीं रहे, वेरिएबल सेपरेट हो रहे होते, वेरिएबल सेपरेट हो नहीं रहे, लीनियर है नहीं। एग्जैक्ट पता नहीं है या नहीं है, एग्जैक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये होमोजीनियस है। dp/dx इक्वल टू क्या आया था अभी? इसको इधर भेजा था नीचे p माइनस एक्स अपॉन पी।
इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऊपर और नीचे सेम घात के होमोजीनियस फंक्शन होते हैं। ये एक घात का होमोजीनियस, ये 1 डिग्री का होमोजीनियस, तो ऊपर और नीचे सेम डिग्री का होमोजीनियस होता है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस है तो क्या करते हैं आप, जैसे ये लिखा है ना उसको भी मान लेते हैं, तो p अपॉन एक्स को क्या मान लो? v। दिस इंप्लाइज p इक्वल टू क्या आ गया? vx। क्या करते थे इसका, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो कर दो dp dx इक्वल टू vx में v का x का किया 1 प्लस, है ना, प्लस x इंटू dv dx लिख दो यहां, तो v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इक्वल टू पी माइनस एक्स अपॉन पी। तो p को p से डिवाइड करेंगे तो वैसे ही बना रहा है, माइनस एक्स अपॉन पी। तो एक्स अपॉन पी का मान क्या हो गया? 1 अपॉन वी, क्योंकि p अपॉन एक्स का v है ना। इस v को उधर पहुंचाओ, तो x डी वी डी एक्स इक्वल टू ये था पहले v माइनस 1 अपॉन वी, और इस v को ले आए इधर, और ये एक्स एक्स वाली टर्म है इनको उधर ले जाओ, और डी वी के नीचे वी वी ले जाओ, सब v के, तो इनको उधर लाओ। तो पहले तो ये यहाँ पहुँचेगा, तो ये बन गया होगा v माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर। इधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा v, ये नीचे आ जाएंगे टर्म, माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर, और ये v ऊपर चला गया v और डी वी, ठीक है। और ये इधर हो गया dx अपॉन एक्स, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो सबसे पहले एक तो माइनस रटाना पड़ेगा, यहाँ से प्लस का कर लो इसे, तो v डी वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी प्लस 1, एक माइनस यहाँ पहुँच गया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या है? 2v माइनस 1 है, 2v माइनस 1 है, तो v तो वहाँ है, तो आप इसमें 2 का गुणा कर दो और एक जोड़ दो, एक घटा दो। तो देखो कैसे, क्यों, भले इस माइनस को यहाँ पहुँचा लो, उससे कोई फर्क नहीं है, ये माइनस तो भले ही यहाँ चला जाएगा, 2v यहाँ हो गया वी स्क्वायर माइनस वी प्लस 1। आपको कोई कष्ट यहाँ तक? ये मैंने 2 का गुणा किया और मुझे दोनों तरफ इंटीग्रेशन, 2 का गुणा 2 का भाग, ठीक है, 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मैं वी स्क्वायर का अवकलन करूंगा तो 2 भी आएगा। ऐसे होता है ना, नीचे फंक्शन हो ऊपर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है हम पे, तो मैं वो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब 1/2 इसका डिफरेंशिएशन आएगा तो 2v माइनस 1, तो माइनस 1 नहीं है हम पे, तो एक जोड़ दो एक घटा दो, तो घटाने वाला तो ये लिख दिया तैयार, और जोड़ने वाला अलग कर दो, 1/v स्क्वायर माइनस वी प्लस 1 इंटू डी वी, जोड़ने वाला अलग कर दिया, इक्वल टू माइनस में डी एक्स अपॉन एक्स। इसका इंटीग्रेशन भले ही आप कर सकते हो माइनस लॉग एक्स, और यहीं लगा दो सी, लॉग सी। इंटीग्रेशन का साइन लगते ही लग जाता है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन का साइन लगते ही कांस्टेंट लग जाता है, करने के बाद नहीं लगाते, तुम करने के बाद लगाते हो वो गलत है। इंटीग्रेशन का जहाँ साइन लग जाए तुरंत कांस्टेंट हो जाना चाहिए। अब इसका तो पता है सर, नीचे फंक्शन हो ऊपर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ फलन, तो इसका तो आएगा 1/2 लॉग ऑफ फंक्शन वी स्क्वायर माइनस वी प्लस 1, प्लस यहाँ 1/2 चल ही रहा है इसमें इंटीग्रेशन। इसका कैसे करते हैं सर? नीचे होल स्क्वायर बनाते हैं, और होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे? पहले क्यों नहीं बनाया मैंने होल स्क्वायर? पहले ऊपर v था, पहले मुझे v कष्ट दे रहा था, तो मैंने पहले v का काम खत्म किया। वो कैसे किया? v को मैं डेरिवेटिव में ले गया, और डेरिवेटिव में कैसे ले गया? पहले मुझे 2 का गुणा भाग करना पड़ा, फिर 1 घटाना पड़ा, 1 घटाया, इस वजह से मजबूरी में 1 जोड़ना पड़ा, 1 जोड़ना पड़ा तो वो अलग डिफरेंशिएशन बन गया। और इन डिफरेंशिएशन को कैसे सॉल्व करते हैं? नीचे होल स्क्वायर बनाकर। होल स्क्वायर बनाने का क्या पैटर्न है? जो v का एक घात का जो कोफिशिएंट होता है उसके आधे का स्क्वायर, उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, जोड़ते और घटाते हैं। तो 1/v स्क्वायर माइनस v, इस v का कोफिशिएंट -1, इसका आधा -1/2, उसका स्क्वायर 1/4 जोड़ो, जोड़ने वाला तो इसे दे दो, और घटाओ
log c अपॉन एक्स। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 1/2 log v स्क्वायर माइनस v प्लस 1 प्लस 1/2। ये तो देखो क्या बन गया, ये तो बनाया है हमने क्या, ये तो बन गया सर v माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। खोल के देखो होल स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, बीच में दोनों गुणा, गुणा का दुगना, दोगुना करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और माइनस साइन आएगा ही। और ये कितना हो गया 3/4। 3/4 को क्या लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर log c अपॉन एक्स। ठीक है, और अब नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया, तो इसका क्या होता है समाकलन tan इनवर्स x अपॉन ए, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। तो यहां आएगा 1/2 तो दोनों में ही है भले, log v स्क्वायर माइनस v प्लस 1, ये तो यहां है, प्लस 1/2 1/a, a कितना है ये √3/2, तो 1/a करना है तो इसका उल्टा, और tan इनवर्स x अपॉन ए, x कौन है v माइनस 1/2 अपॉन a √3/2, और इक्वल टू उधर तो चल ही रहा है log c अपॉन एक्स। ठीक है, विजिबल हो रहा है। दिस इम्प्लाइज, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1/2 log v स्क्वायर माइनस v प्लस 1 प्लस 1/√3 tan इनवर्स, 2 यहां पहुंच जाएगा 2v माइनस 1, और ये जो 2 एलसीएम लिया उस 2 से 2 कट जाएगा √3 इक्वल टू log c अपॉन एक्स। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 1/2 log, अब v का मान लिख दो, v का मान तो मैंने मिटा दिया, v क्या माना था हमने p अपॉन एक्स, p अपॉन एक्स, तो p स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस p अपॉन एक्स प्लस 1, और ये एज इट इज रहेगा, हाँ इसमें भी है भी 1/√3 tan इनवर्स tan इनवर्स 2v माइनस 1/√3 इक्वल टू log c अपॉन एक्स। सॉरी v का मान है p अपॉन एक्स। ठीक है, तो 1/2 यहाँ रूट में चला जाएगा, इस लॉग को भले ही उस लॉग के पास भेज सकते हैं, या उस लॉग को इधर ले आओ तो वो इसके अपॉन में जाके लगेगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा ना इधर आएगा तो इसके अपॉन में जाके लगेगा, और इस पर रूट रहेगा, तो ये हो जाएगा लॉग रूट में p स्क्वायर अपॉन एक्स, क्योंकि इससे p का मान तो वैसे भी नहीं निकलना, आप फिर समझ रहे हो, एलिमिनेशन हम पे होगा नहीं p का, तो जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है वो और ये एक साथ लिख दो, दोनों मिलके क्या आ गया, हम उससे कह देंगे भाई p का विलोपन आप कर लो, दोनों से p का विलोपन आप कर लो, जो आएगा आंसर है। और नहीं उससे p स्क्वायर निकालना तो आसान है, लेकिन इसमें p भी है, वो ऐसे ही तो था 2y इक्वल टू a प्लस एक्स स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो यहाँ से p स्क्वायर ही तो निकाल सकते हो आप आसानी से, यहाँ तो रख सकते हो, पर इन p का मान कहाँ से लाओगे, बहुत कठिन आएगा यहाँ से रूट में, फिर वो वैसे भी सॉल्व नहीं होना, तो हम दोनों इक्वेशनों को एक साथ रख के दे देंगे उसे, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लो जितना हो रहा है, बाकी तो कोई इशू तो है नहीं इसका कोई अभी हमें काम तो लेना नहीं आगे कि विचित्र की तरह हम इसे काम में लेने वाले हों। √3x इक्वल टू यहाँ क्या बचा 0, इसको इसके नीचे ले आए, इधर आएगा लॉग माइनस का हो जाएगा ना, तो लॉग माइनस का होता है तो लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a अपॉन b, तो इसके नीचे ले आओ c अपॉन x, तो ये लॉग एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे और एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, रूट उसका क्या हो जाएगा x, उस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस यहाँ पहुँच जाएगा एक x px, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका रूट अपॉन c प्लस 1/√3 tan इनवर्स 2p माइनस एक्स अपॉन √3x इक्वल टू 0। तो log c नीचे आ रहा है ना, log a अपॉन b करके, भले ही आप c यहाँ पहुँचा सकते हो, कैसे, इसे log a अपॉन b है तो क्या लिख दोगे log a माइनस log b, तो log a माइनस log c, ये c, और log c उधर चला जाएगा, माइनस log c उधर चला जाएगा तो प्लस log c को दोबारा एक कांस्टेंट मान सकते हो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ रहे तो अलग ले जाएं तो
ये और ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड, हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड कंबाइंडली गिव द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन वी एलिमिनेट p फ्रॉम बोथ इक्वेशन। जब हम दोनों से p का विलोपन करते हैं ना, तो एक और दो विलोपन करेंगे तो क्या आएगा, आंसर आएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि एक और दो कंबाइंडली मिलकर के क्या देते हैं, दिए गए अवकल समीकरण का हल देते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बात करते हैं आगे 11वां क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा है और दिख भी रहा है, बहुत छोटा सा है ना, ये छोटे छोटे सवाल हैं। देखो ये 10वां कितना अच्छा लग रहा था और आंसर देखोगे ना तो कष्ट सा दे देता है, कष्ट। क्योंकि जब ये क्वेश्चन आ गया ना तो आप इसे लीनियर बना के नहीं सोचोगे, और लीनियर आप पे ना पी में बनेगा ना एक्स में बनेगा। अच्छा ऐसा हो कि एक में बनना हो एक में नहीं बनना हो, तब तो बात भी ये रहती है। हालांकि वो भी चीज़ आपके लिए कठिन हो जाती है कि आप सोच नहीं पाते किस में बन रहा है। मैंने आपको वैसे बहुत अच्छे व्यापक तरीके से सिखाया है कि हम कैसे लीनियर बनाते हैं, कि किस में लीनियर होगा किस में हो सकता है। लेकिन फिर भी यदि नहीं हो पाता, ये तो दोनों में से ही किसी में नहीं हो रहा, आप इतना ही सोच के रुक जाओगे पेपर में, एग्जाम में, कि ना तो यार पी में लीनियर है ना एक्स में लीनियर है, इसका मैं क्या करूं, ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन है। तो इसलिए ठीक है, 11वां क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x प्लस लॉग पी। करते हैं सीधा, dy dx कर दो अवकलन इक्वल टू 3 प्लस एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3x का 3 लॉग पी का 1/p और डी बी डी एक्स। सर डी वाई डी एक्स तो p होता है तो उसको p लिख दो ना, तो p माइनस 3 और ये p भी यहीं आ गया, p इक्वल टू डी बी डी एक्स। ये तो सर वेरिएबल सेपरेट हो गए, ये p है तो p वाले इसके नीचे ले आओ, x है इधर ले जाओ, तो dp/p p माइनस 3 इक्वल टू डी एक्स। कर दो इंटीग्रेशन इधर भी इधर भी। इसका इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन मैंने बताएंगे ऐसे लीनियर फैक्टर की कैसे करते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो बड़ा कौन है यहाँ, ये जिसमें कम का भाग लगता है, तो ये p से 3 कम का लग रहा है ना, और ये छोटा है क्योंकि इसमें ज़्यादा का भाग लग रहा है। तो बड़े में से छोटा घटा दो और इनमें जितने का अंतर है, कितने का अंतर है इनमें, 3 का, उतने का भाग दे दो। ऐसे बहुत जल्दी लीनियर वो हो जाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। और इसका इंटीग्रेशन x और c चल ही रहा है, इंटीग्रेशन का साइन लगता है कांस्टेंट, ठीक है। इसका 1/3, इसका तो हो गया log p माइनस 3 माइनस इसका हो गया log p और x प्लस c। तो ये हो गया p माइनस 3/p, तो 1/3 log a माइनस log b log a/b, तो p नीचे आ जाएगा इक्वल टू x प्लस सी। आप पे हो रहा हो p का विलोपन तो रख दो, यहां से p का मान निकल सकता है। निकल रहा हो तो यहां रख दो, log p का मान निकाल दो। तो 3 तो पहले उधर भेज दो, 3x प्लस सी और log p/3/p। वैसे आप यहाँ भी छोड़ के आ सकते हैं, दोनों मिलके आंसर देते हैं, लेकिन यदि आप एलिमिनेशन चाहते ही हैं तो ये log हटेगा तो ये e पे पावर लग जाएगी 3x प्लस सी और यहाँ हो जाएगा p माइनस 3/p, क्योंकि ये है ना, तो इस पे ये पावर लगती है, बराबर ही आता है। इससे से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस 3/p इक्वल टू e⁻3x प्लस सी। देखो ये इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू हमारा जो ये मान लो हमने c ले लिया है, log c हो जाता, अब भी हो सकता है काम, इसे इंटू सी लिख सकते हैं, e⁻c इंटू e⁻3x। e⁻c को एक नया कांस्टेंट नाम दे दो c1। 1 ये 3/p उधर पहुंचेगा, ये इधर आएगा, तो 1 माइनस c1 e⁻3x इक्वल टू 3/p। लेकिन तुम्हें तो p चाहिए ना, तो p क्या आ गया, p इधर आएगा, ये नीचे जाएगा, 3/1 माइनस c1 e⁻3x। और ये ऐसे चलने देते तो ये ऐसे भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। p का मान उठा के यार तो फर्स्ट से y इक्वल टू 3x प्लस लॉग p का मान कितना है, इतना, 3/1 माइनस c1 e⁻3x, ठीक है।
चलिए, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें पी नहीं है, पी हटा दिया ना हमने, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप यहाँ छोड़ के आए तो कहते ना कि ये और ये चाहे यहाँ छोड़ दें, यहाँ पे ये और ये मिलके दोनों क्या देते हैं, हल देते हैं। आप कर लो पी का विलोपन, इसमें सरल था तो हमने करके बता दिया, ऐसे ये भी सही है। क्वेश्चन 12 में मैंने बताया था और ऐसे ही कहा था, सेम इसी की तरह 14 में करना, एज इट इज इन दोनों 12 और 14, ठीक है। 13वां क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे और आप ये सारे क्वेश्चन अब अटेम्प्ट करना, नहीं हो तो मुझे फिर भी बताना। और जो बता दो, जो 22वां क्वेश्चन है 22, ये ऐसे है ना, ये आपकी समझ में आ गया होगा, साइन पी एक्स कॉस वाई माइनस कॉस पी एक्स साइन वाई इक्वल टू पी। तो कॉस ए साइन बी माइनस कॉस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका सूत्र होता है, कॉस ए माइनस बी का। तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी का, तो साइन पी एक्स माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू पी। और साइन को उधर भेज दो, तो पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स पी। अब वाई को उधर भेज दो, इसको उधर ले आओ, तो वाई इक्वल टू पी एक्स तो यहाँ है ही, ये और उधर आ गया माइनस साइन इनवर्स पी। किसकी फॉर्म है ये, क्लेयर इक्वेशन। क्या आता है इसका सॉल्यूशन, आता है इसका हल p इक्वल टू सी से, बस p की जगह c रख देते हैं, आंसर आ जाता है। तो y इक्वल टू सी एक्स, यहां रख दो c, माइनस साइन इनवर्स सी, ये इसका आंसर। हालांकि इसमें विचित्रल और पूछ रहा है, आप विचित्रल भी निकालिए, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो यहां से p डिस्क्रिमिनेंट निकालना है आपको, p के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। और एक बात बता देता हूं आपको, जो क्लेरो का डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है ना, उसका p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट सेम आते हैं, एज इट इज आते हैं, जैसा वो है ऐसा ही वो होता है, एज इट इज सेम। क्यों, क्योंकि तुम बस यहाँ p की जगह c तो कर रहे होते हो, तो यहाँ क्या करते हो आप p डिस्क्रिमिनेंट में, p के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और p का एलिमिनेशन। यहाँ क्या करते हो आप c डिस्क्रिमिनेंट में, c के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और फिर c का एलिमिनेशन, तो एक जैसे ही तो आएंगे, वहाँ p की जगह ही तो बस c किया है, तो p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट एक जैसे आएंगे। आप भले ही एक निकाल के और यूँ लिख सकते हो, चूंकि ये क्लेरो का अवकल समीकरण है ये फर्स्ट, अतः इसका जो c डिस्क्रिमिनेंट है वो भी सेम आना है, एज इट इज आना है, तो आप वहाँ से विचित्रल निकाल के दे सकते हो। तो n होगा नहीं, कोई t होगा नहीं, c होगा नहीं, सब क्या होगा विचित्रल, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, दोनों में एक एक बार आएगा पूरा पूरा। क्योंकि वो तुम कहते हो भले ही en स्क्वायर सी क्यू, सी विवेचक को, इसको कहते हो टी स्क्वायर सी, लेकिन वो तो एक ही है। वो यदि आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 50 घात आ रही है, पर है तो एक ही, दोनों सेम है। तो हम तो सी तो जब बोलते थे जब उसमें 3 घात का है और उसमें 1 घात का है, एन उसे बोलते थे जो उसमें तो हो 2 घात का इसमें हो नहीं, टी उसे बोलते थे जो उसमें हो 2 घात का उसमें नहीं हो, पर यहाँ तो दोनों सेम ही है, तो दोनों पूरा ही पूरा क्या बन गया, विचित्र। ठीक है, और मेरे प्यारे विद्यार्थी उनको कीजिए तुम, और भी डाउट हो तो बताइए, और हम नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि 2 बार से मैं बोल रहा हूँ कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपके डाउट्स नहीं करने दे रहे। अब शायद उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर पाएँ। और सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहता था, और ये मैंने बहुत सोच समझ के आपको नहीं बताया पहले, कि मैं आपको पहले बताता तो शायद आपको पता नहीं चलता कि क्या कह रहे हैं सर, ये हमारी तो समझ में आ नहीं रहा। अब मैं और आपका अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ। जो आपकी यूनिट फर्स्ट है ना, उसमें चैप्टर फर्स्ट तो कंप्लीट है, ये जो हमने पढ़ा। चैप्टर 2 हाफ है, अब मैं बता देता हूँ कहाँ तक है वो। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स, पी और वाई, या ऐसे लिख लो पी वाई एक्स। मतलब आपकी पहली 3 एक्सरसाइज, जो पी के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो आप, वाई के लिए करते हो, एक्स के लिए करते हो, वहाँ तक तो है यूनिट फर्स्ट, पूरा चैप्टर फर्स्ट है। और चैप्टर के 3 यूनिट पे 3 पॉइंट, पी के लिए सॉल्वेबल, एक्स के लिए सॉल्वेबल और वाई के लिए सॉल्वेबल। और यूनिट सेकंड में चैप्टर 3 तो पूरा है ही, पूरा है। चैप्टर 2 इसके बाद जो बचा,
क्लेरुट, लैग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लेरुट में रिड्यूस होने वाले और सिंगुलर सॉल्यूशन, reducible to Clairaut differential equation, singular solution, extraneous locus, लोकी बहुवचन है इसका, ठीक है। तो ये जो है ये यूनिट सेकंड में आता है, चैप्टर सेकंड का ये पार्ट, ठीक है। आप आसानी से अब आप समझ गए होंगे। जब मैं यदि पहले ही बताता चैप्टर 2 स्टार्ट करते समय तो आपको ये सब समझ में नहीं आता क्या क्या किसमें चला गया। अब आपकी समझ में अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। जो पहली 3 पॉइंट है ABC वो आपकी यूनिट सेकंड में जाती हैं, फर्स्ट में जाती हैं। उसके बाद की जो रिड्यूसिबल टू है, एक में क्लेरोट लैग्रांज के D में, फिर रिड्यूसिबल वाले हैं और फिर एक लास्ट में सिंगुलर है। अब जो विविध है वो तो भाई चैप्टर है पूरा, तो आधे वहाँ जा रहे होंगे आधे वहाँ जा रहे होंगे, जो इनके हैं वो इनके लिए जा रहे होंगे। तो वो कुल मिला के फिक्स है। यूनिट फर्स्ट में कोई सवाल आता है तो इस तरह का आएगा, यूनिट सेकंड में इनमें से आएगा और चैप्टर 3 पूरा। तो आपके हम लगभग 1.5 यूनिट कंप्लीट करवा चुके हैं। सॉरी हाँ, 1.5 एक तो पूरी हो गई और आधी गई, और चैप्टर 3 रह गया यूनिट सेकंड में, फिर 2 यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, और लगातार करते रहिए क्वेश्चन आंसर और अपने सभी फ्रेंड्स को प्रेरित कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि नहीं किया हो तो बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारी हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उन्हें ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पता चल सके। और जल्दी से जल्दी आप हमारे ऐप से जुड़िए जिससे आप हमारी सारी फैसिलिटीज़ का अच्छी तरह फ़ायदा उठा सकें और इस सिलेबस को एक अच्छे लेवल से अच्छी तरह कंप्लीट कर सकें, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।